चंद्रपुर गांव आज किसी सफेद कफन में लिपटा हुआ था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ। पेड़ों की डालियां झुकी हुई थीं, जैसे ठंड के बोझ से थक गई हों। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना भी कठिन लग रहा था। गांव के आखिरी छोर पर एक जर्जर सा घर था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे में दरारें। हे भगवान, आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। माँ, आप मेरी चादर ले लो, मैं ठीक हूँ। नहीं बेटा, तू जवान है। तू बीमार पड़ गया तो हम क्या करेंगे? आप हो ना माँ, तब तक कुछ नहीं होगा। माँ, कल से कुछ खाया नहीं है। बेटा, आज गांव के तालाब से थोड़ा गर्म पानी ले आना, उसी से पेट भर लेंगे। माँ, पानी से पेट नहीं भरता। लेकिन हिम्मत से भर जाता है बेटा। तेरे पिता होते तो आज ये दिन न देखने पड़ते। पिता होते तो मुझे मजबूत बनाते, रोना नहीं सिखाते। सच है, तू बिल्कुल उन्हीं पर गया है। काका, कोई काम मिलेगा? बेटा, यहाँ तो भगवान भी काम देने नहीं आ रहा। जिसके पास था वो भी शहर भाग गया। राघव मायूस होकर घर लौट जाता है। अगर मैं चुप बैठा रहा तो माँ मर जाएगी। अगर बाहर गया तो शायद मैं। माँ, मैं शहर जाऊंगा। इतनी ठंड में? यहाँ रहकर मरने से बेहतर है बाहर लड़कर जीना। अगर तुझे कुछ हो गया तो समझ लेना आपका बेटा हार नहीं माना। सच्चाई मत छोड़ना बेटा। और आप उम्मीद मत छोड़ना। हाँ, हर कदम के साथ ठंड बढ़ रही है, लेकिन पीछे माँ की सांसें हैं। 3 दिन की कठिन पैदल यात्रा के बाद राघव आखिरकार शहर नगरपुर की सीमा पर पहुंचता है। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती हुई भीड़, गाड़ियों का शोर, सब कुछ उसके लिए नया और डरावना था। यही वो शहर है जहाँ लोग सपने खरीदते और बेचते हैं। माँ, आज अगर मैं टूटा तो आपकी आंखों में उम्मीद कैसे देखूंगा? भैया, कोई काम मिलेगा? अनुभव है? मेहनत का अनुभव है। यहाँ मेहनत नहीं, पहचान चलती है। मालिक, कुछ काम मिलेगा? मालिक, मजदूरी कर लूंगा, बस खाना मिल जाए। तू गांव से भागा हुआ लगता है। काम सीख लूंगा साहब। यहाँ भीख नहीं चलती, भाग यहाँ से। रात को राघव थका हुआ भूखा एक पार्क में बैठा था। वहां उसको एक बूढ़ा आदमी मिला। पहली बार शहर आया है? हाँ बाबा। ओए लड़के, मजदूरी करेगा? हाँ, कुछ भी। एक सेठ है, नाम है हरिदत्त सेठ। ईमानदार आदमी है, काम कठिन है। कठिन काम से डर नहीं लगता मुझे। अगले दिन सेठ की हवेली, गोदाम, गायों का बाड़ा। नाम? राघव। काम कर सकोगे? गंदा है, भारी है। काम गंदा नहीं होता सेठ जी, नीयत गंदी होती है। ठीक है, सुबह 4 बजे उठना, पशुओं की सफाई, पानी, चारा सब तुम्हारा। और महंगदाना? पहले काम फिर दाम। मंजूर। ठंड, रात का समय। राघव गौशाला में बैठा हुआ। माँ, आज पहली बार लग रहा है कि रास्ता मिल गया है। लड़का अलग है। जी, बिना बोले काम करता है। ऐसे ही लोग दुनिया बदलते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। राघव हरिदत्त सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे राघव के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है।
जिससे वो अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। ठंड में भैंसों के साथ रह रहकर बहुत परेशान हो गया हूँ। आज चैन की नींद सोऊंगा। राघव हरिदत्त सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। राघव की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन राघव हरिदत्त सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ राघव, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। हरिदत्त सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर राघव से कहता है, देखो राघव, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है लालचंद साहूकार का घर। हाँ राघव, इस गांव के लालचंद साहूकार बहुत ईमानदार और दयालु हैं, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं साहूकार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन राघव साहूकार जी के घर उनसे बात करने जाता है। रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी मुझे साहूकार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे? जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते साहूकार जी, मैं राघव हरिदत्त सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा राघव, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? साहूकार जी, मैं सालों से जगत सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? साहूकार जी, यही कोई 5,000 रुपए होंगे मेरे पास। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ राघव, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। राघव अपने पैसे साहूकार को देकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही राघव ईमानदारी और मेहनत से हरिदत्त सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन राघव सोचता है, अब बहुत साल हो गए हरिदत्त सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की ज़मीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। माँ को आराम दूंगा। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो साहूकार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी ज़मीन खरीद लूँगा। आज ही साहूकार से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। ये सोचकर राघव साहूकार जी के घर चला जाता है। साहूकार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 5,000 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे साहूकार जी, मैं राघव हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। साहूकार जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं।
कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। राघव की बातें सुनकर साहूकार नाराज हो जाता है और उसको घर से बाहर निकाल देता है। राघव रोता हुआ हरिदत्त सेठ के पास आता है और सारी बात उसको बताता है। हरिदत्त सेठ थोड़ी देर सोचता है, फिर उसको एक योजना बताता है। अगले दिन हरिदत्त सेठ साहूकार के पास जाता है और उससे कहता है, अरे हरिदत्त सेठ, आप खुद यहाँ। बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। अरे साहूकार जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 10 लाख रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे हरिदत्त सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। तभी वहाँ पर राघव आ जाता है। अरे राघव, तुम अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना। साहूकार राघव के सारे पैसे उसे लौटा देता है। साहूकार, अब मेरे पैसे रखने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? अब आप मेरे पास पैसे नहीं रखोगे? नहीं, मेरा व्यापार यहीं हो गया। अब मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा व्यापार के लिए। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। इतना बोलकर सेठ वहाँ से अपने पैसे लेकर चला जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो साहूकार हड़प लेता। राघव, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाले उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई का खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होने देते। इसके बाद राघव एक घर और एक खेत खरीद लेता है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और बुद्धि यही असली धन है।